Good afternoon to teacher and all students. Myself Dakshayani Sangole. Today we are going to discuss about the chapter cell cycle and cell division. Cell cycle. First we have to discuss about the what is mean by cell cycle. तो इससे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल क्या होता है. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज़ नथिंग बट सेल ही एक लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. आपकी हमारी सबकी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई है. तो फिर सेल के पास एबिलिटी होती है. सेल क्या करता है. सेल 3 एबिलिटी होती है सेल के पास. सेल डिवाइड करता है खुद को, या फिर वो इलांगेट हो जाता है, या फिर वो डिफरेंशिएशन में जाता है. डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. सेल पहले मैच्योर होता है, उसके बाद सेल का एक फंक्शन होता है, उसके बाद सेल की लाइफ स्पैन होती है. जैसे कि आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज है और उसके बाद वो मर जाता है आरबीसी. जैसे कि उसकी डेथ होती है, वैसे ही यहाँ पे सेल की लाइफ स्पैन होती है और उसके बाद वो डेड हो जाता है. दिस डेड कंडीशन इज़ नथिंग बट अपोप्टोसिस. क्या है. अपोप्टोसिस. और प्रोग्राम्ड द सेल. हम इसको बोल सकते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ. अपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ये हो गया हमारा सेल का. सेल क्या क्या करता है. डिवाइड करता है, अपने आप को इलांगेट करता है, या फिर डिफरेंशिएशन में जाता है. डिफरेंशिएशन में क्या होता है. उसका पहले वो मैच्योरिटी में जाता है, उसके बाद उसका एक फंक्शन होता है और फिर उसकी एक लाइफ स्पैन होती है. लाइफ स्पैन के बाद वो मर जाता है, यानी कि उसकी डेथ होती है. जैसे कि उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं अपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ये हो गया हमारा सेल. या तो फिर हम सेल साइकिल देखेंगे. सेल साइकिल, व्हाट इज मीन बाय सेल साइकिल. साइक्लिक इवेंट्स ऑकर इन द लाइफ साइकिल. लाइफ ऑफ डिवाइडिंग सेल इन नथिंग बट सेल साइकिल. और फिर सेल डिवीजन देखेंगे. ये हो गया हमारा सेल साइकिल. अब हम सेल डिवीजन देखेंगे. सेल डिवीजन क्या है. सेल डिवीजन यानी कि सेल का डिवीजन होता है, डिवीजन में जाता है सेल, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल डिवीजन. ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन सेल के लिए. तो हम नाउ वी हैव टू स्टार्ट to discuss about the classification of cell cycle. सेल साइकिल का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. इसमें सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 phases. फर्स्ट इज इंटरफेज and second one is a M phase. तो फिर interphase is further divided into how many phases? 3 phases. First one is a G1 phase. Second one is a and last one is a G2 phase. Then M phase is divided into 2 phases. First is a mitotic phase and second one is a meiotic phase. ये हो गया हमारा सेल साइकिल का क्लासिफिकेशन. तो इसमें
जनरेशन टाइम भी है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का जनरेशन टाइम क्या है, ह्यूमन सेल का 24 आवर्स, एंड ईस्ट सेल का है 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा, एंड बैक्टीरियल सेल का है 20 मिनिट्स। तर सगळ्यांचा टाईम जनरेशन हे वेगवेगळा असतो। सेल डिव्हिजनमध्ये जाण्यासाठी टाईम ड्युरेशन सगळ्याचा वेगवेगळा असतो। जसं की ह्युमन सेलचा 24 आवर्स आहे, ईस्ट सेलचा 90 मिनिट्स आहे आणि बॅक्टेरियल सेलचा 20 मिनिट्स आहे। तर याच्यामध्ये इंटरफेजमध्ये किती टाईम ड्युरेशन लागतो, 95% टाईम ड्युरेशन इज कॅरिड आउट इन इंटरफेज। कितने परसेंट, 95%, और ओनली 5% इज कैरिड आउट इन एम फेज। यहाँ पे 95% यानी कि 24 आवर्स हमारे पास है और 95% है, तो इतने यहाँ पे कितने हुए 23 आवर्स, और यहाँ पे ओनली 1 आवर्स इज कैरिड आउट एम फेज एंड 23 आवर्स इज कैरिड आउट इंटरफेज। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं इस टाइम को। यहाँ पे कितने 10 आवर्स, यहाँ पे 9 आवर्स, यहाँ पे 4 आवर्स। ये हो गया हमारा पूरा सेल साइकिल का क्लासिफिकेशन। तो फिर हम देखते हैं दिस ऑल इवेंट्स इज सीन These all events we have to discuss about in the form of pie chart। पाई चार्ट के फॉर्म में हम इस all event को देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक साइकिल निकाली है, इसमें आप मैं फेजेस निकालती हूँ यहाँ से। इसमें क्या होगा, G1 yes, G2 M फेज। सेलनी ही सायकल ठेवली सिक्वेन्शियल ऑर्डरनी, G1 yes and G2 M। त्याने G1 अगोदर का घेतलं नाही, G2 अगोदर का घेतलं नाही, त्याची ऑर्डरच आहे G1 S G2 M। जसं की आपण पहिल्यांदा लेक्चर अटेंड करतो, नंतर नोट्स रीड करतो, नंतर NCERT रीड करतो, देन फायनली PYQ सॉल्व करतो। त्याच प्रकारे ह्यानं पण मी तसंच केलं, G1 S G2 M ह्याची सिक्वेन्शियल इव्हेंटच असा आहे। तर यामध्ये पहिल्यांदा आपण वी हैव टू स्टार्ट G1 मीन्स क्या होता है, ग्रोथ फर्स्ट फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। G1 क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। और इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये सिंथेटिक के पहले आता है इसलिए हम प्री सिंथेटिक बोल सकते हैं, प्री सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। और इसके ये G1 यम के पहले आता है इसलिए हम इसको पोस्ट माइटोटिक भी बोल सकते हैं। पोस्ट माइटोटिक भी बोल सकते हैं। तो G1 में होगा क्या, ड्यूरिंग द G1 फेज सेल इज कंटिन्यूसली ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता, DNA का रेप्लिकेशन यस फेज में होता है। इसमें सिर्फ सेल की ग्रोथ होती है, जैसा ये सेल इतना है, इसकी ग्रोथ होके वो इतना होगा। तर याच्यामध्ये सेलची फक्त ग्रोथ होते, DNAचं रेप्लिकेशन होत नाही। आणि ही G1 फेज ही लॉंगेस्ट फेज आहे इंटरफेजची, हे इथून एवढा इंटरफेज आहे। इंटरफेजची लॉंगेस्ट फेज कोणती आहे, G1 फेज। आणि पूर्ण सायकलची पण बी लॉंगेस्ट फेज G1 फेजच आहे। G1 फेजमध्ये सायटोप्लाझम वाढते, सायटोप्लाझम गेट इंक्रीजेस, न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब शुगर प्लस फॉस्फेट, ये हमने बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में देखा था। शुगर प्लस फॉस्फेट यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज होते हैं। और मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स यहाँ पे डुप्लीकेशन होते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स हियर। ये हो गया हमारा G1 फेज। अब हम स्टार्ट करेंगे यस फेज को। यस फेज क्या है, सिंथेटिक फेज है। यस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज।
यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू आयडेंटिकल कॉपीज इज नथिंग बट रेप्लिकेशन। तर रेप्लिकेशन झालं डीएनएचं। डीएनए पॅकिंगसाठी एक प्रोटीनची गरज असते, ती प्रोटीनचं नाव काय, कोणी सांगू शकतं? यस, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है डीएनए पैकिंग में। हिस्टोन प्रोटीन का भी डुप्लीकेशन यहाँ पे होता है। और हम सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ऑकर। देन यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन कैसा होता है मैं दिखाऊंगी। एक सेल, ये क्या है, ये क्या है, एक सेल है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इसमें मैंने एक धागे वाले क्रोमैटिड लिए। इसको धागा नहीं बोलते तो फिर मैं बोल रही हूँ, इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। मैंने इसको नाम दिया ये 1, ये 2। ये 1 वाला क्रोमैटिड, ये 2 वाला क्रोमैटिड। तो फिर इसका रेप्लिकेशन कैसे होगा, ये एक दूसरा सेल है। इसके अंदर भी क्रोमोसोम में इसका रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि पहला एक धागा था, अब 2 धागे हो गए। ऐसा 2 क्रोमैटिड्स फॉर्म हो गए यहाँ पे। और इसमें भी क्या होगा, 2 क्रोमैटिड्स वाला क्रोमोसोम तैयार होगा। यस, यस और नो। और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n का 2n ही है। ओनली डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है। यहाँ पे 2C था तो इसमें क्या होगा, 4C होगा। क्रोमोसोम नंबर वही है, डज नॉट चेंज क्रोमोसोम नंबर बट चेंज डीएनए कंटेंट। डीएनए का कंटेंट चेंज होगा बट क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होगा। ये हो गया हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। ये हमारी सिंथेटिक फेज कंप्लीट होगी। तो हम देखते हैं G2 फेज। G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। ये सिंथेसिस के बाद आता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज बोल सकते हैं। और माइटोटिक के पहले आता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, प्री माइटोटिक भी बोल सकते हैं। प्री माइटोटिक फेज। इसमें क्या होता है, आरएनए का और प्रोटीन का रेप्लिकेशन होता है। इसमें आरएनए प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट्स हो गए, यहाँ पे भी हो गए। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट गोल्गी बॉडीज डुप्लीकेशन हियर। इसका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। ये हो गई हमारी पूरी इंटरफेज। समझ में आई? इज इट दिस क्लियर? ये G1 है, यस। G2 पहले से हम रिवाइज करते हैं। G1 फेज क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज, प्री सिंथेटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज। इसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज होते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स होते हैं। और ये लॉन्गेस्ट फेज इज इंटरफेज एंड ऑल होल सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज है। यस फेज में क्या होता है, यस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ये हो गया यस फेज। G2 फेज में क्या होता है, पोस्ट सिंथेटिक फेज है G2 फेज। इसको हम बोल सकते हैं प्री माइटोटिक या फिर पोस्ट सिंथेटिक बोल सकते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी का डुप्लीकेशन होता है। ये हमारी हो गई इंटरफेज। तो हम देखेंगे इसके बाद यम फेज। यम फेज
divided into two parts, two types. First is a karyokinesis, second one is a cytokinesis. और यहाँ पे एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन. ट्यूबुलिन प्रोटीन हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. स्पिंडल फाइबर जब फॉर्मेशन होते हैं तब ट्यूबुलिन प्रोटीन का हमें आवश्यकता लगती है. हे झालं. नंतर कॅरियोकायनेसिस अँड सायटोकायनेसिस. कॅरियोकायनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 phases: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. तो ये हो गया हमारा डिस्कशन. हम देखेंगे माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब माइटोस्मिस थ्रेड and osis means state. Mitosis means thread and osis means state. Mitosis में पहले mitosis is divided into 4 phases. Mitosis is divided into 4 phases. First is a prophase, second is a metaphase, metaphase, third is a anaphase and last is a telophase. तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में एक सेल है, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रोफेज. प्रोफेज में एक सेल है. सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में ये है क्रोमैटिड मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल. ये तो प्रोफेज में स्टार्ट टू कंडेंस, ये क्रोमैटिड मटेरियल है, स्टार्ट टू कंडेंस, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus start to disappear and centriole duplicates and move to the opposite pole. opposite pole ला जातो. centrioleचं duplication होतं, क्रोमोसोम स्टार्ट होतात कंडेन्स व्हायला and nuclear membrane, nucleolus start to disappear, centrioles move to the opposite pole. ये हो गया प्रोफेज का. प्रोफेज में सिर्फ स्टार्ट हुए, क्रोमोसोम कंडेंस होने के लिए स्टार्ट हुए, कंप्लीटली कंडेंस नहीं हुए, सिर्फ स्टार्ट हुए क्रोमोसोम प्रोफेज में. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर. ये हो गई हमारी प्रोफेज. ये क्या है? प्रोफेज. ये है मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होगा? ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसमें कंडेंसेशन हुआ, स्टार्ट कंडेंसेशन हुआ, तो इसमें कंप्लीट होगा पूरा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट होगा. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हियर मेटाफेज एंड ऑल क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन. ऑल क्रोमोसोम्स कहाँ पे आएंगे? इक्वेटोरियल प्लेन पे आएंगे, ऐसा. और यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल था. सेंट्रियोल पासून काय होतं? स्पिंडल फायबर्स अराइज होतात. सेंट्रियोल पासून स्पिंडल फायबर्स अराइज झाले, ते कशाला अटॅच आहेत? कायनेटोकोरला अटॅच आहेत. क्रोमोसोमच्या कायनेटोकोरला स्पिंडल फायबर्स अटॅच आहेत. तर मग याच्यामध्ये इक्वेटोरियल प्लेनला सगळे क्रोमोसोम येतात, स्पिंडल फायबर्स अराइज होतात, कायनेटोकोरमधून जातात, ते कायनेटोकोरला अटॅच असतात, सेंट्रोमियरमधून जातात आणि नंतर मग याचं नंतरच्या फेजमध्ये याचं
स्प्लिटिंग होते. नंतरच्या फेजमध्ये याची काय होते, स्प्लिटिंग होते. खालचे क्रोमोझोम खाली, वरचे क्रोमोझोम वरी. इथं किती 46 क्रोमोझोम आहेत. इथं 46 क्रोमोझोम आहेत. 46ला 46च राहणार. आणि नंतरच्या फेजमध्ये काय होणार, वर अर्धे गेले खाली अर्धे, म्हणजे अर्धे नाही, क्रोमॅटिड्स गेले वर आणि खाली क्रोमॅटिड्स आले. तर नंतरच्या फेजमध्ये 92 क्रोमोझोम्स तयार होतात. ही मेटाफेज झाली. ही प्रोफेज, मेटाफेज. त्याच्यानंतर कोणती फेज आहे, ॲनाफेज. ॲनाफेजमध्ये सेल आहे. सेलमध्ये काय आहे, न्यूक्लियस आहे. त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये क्रोमोझोम्स इक्विटोरियल प्लेनवरती आलते. तर याच्यामध्ये स्प्लिटिंग झाली क्रोमोझोम्सची. तर वर काही गेले आणि खाली स्प्लिटिंग झाली क्रोमोझोमची. ह्या फायबरला म्हणतात ट्रॅक्शन फायबर्स. याला काय म्हणतात आपण, ट्रॅक्शन फायबर. अँड इथे एक फायबर असतो त्याला म्हणतात आपण नाही हे ट्रॅक्शन फायबर्स वर पुल करतात आणि खालचे फायबर पुश करतात. ट्रॅक्शन फायबर्स वरून पुल करतात, खालचे फायबर्स पुश करतात. ही ॲनाफेजमध्ये सगळे वर गेले. नंतरच्या फेजमध्ये काय होतं, टिलोफेजमध्ये एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस तयार होतात. ह्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल पण बी वेगवेगळं असतं. ह्याच्यामध्ये वेगळं, ह्याच्यामध्ये वेगळं, म्हणजे डिवाईड झालं ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये. टिलोफेज इज अपोजिट टू द प्रोफेज. प्रोफेजच्या अपोजिट आहे टिलोफेज. प्रोफेजमध्ये, मेटाफेजमध्ये, ॲनाफेजमध्ये, टिलोफेजमध्ये सगळ्या कंडिशन झाल्या. तर त्याच्यानंतर आपण ही कॅरिओकायनेसिस संपली तर सायटोकायनेसिस चालू करू. सायटोकायनेसिसमध्ये काय होतं, साइटोस मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट. साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोकाइनेसिस में. तो फिर साइटोकाइनेसिस में एक सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस, इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल. तो फिर यहाँ पे कुछ माइक्रो बॉडीज़ रहते, नहीं, साइटोस्केलेटन बॉडीज़ रहते, माइक्रोफिलामेंट्स. वो क्या करते, याला याच्यामध्ये एक फरो तयार करतात. हे इकडून वाटते, हे इकडून वाटते, दोन्हीच्या मधामध्ये एक फरो तयार होते. असा टाईपचा. ह्याला क्लिवेज पण मी म्हणतो आपण. इकडे एक न्यूक्लियस झाला, इकडे एक न्यूक्लियस झाला, ह्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल, ह्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल. तर ह्याचं काय होतं नंतर, ह्या दोन्हीमध्ये दोन्हीचं हे वेगवेगळं होतं, हे वेगळं, हे वेगळं. तर किती सेल तयार झाले, 2 सेल तयार झाले. ह्या एकापासून 2 सेल तयार झाले. इथं पहिल्यांदा फोरो तयार केला ह्या मायक्रोफिलामेंट्सने. नंतर याच्यामध्ये हे वेगळा सेल झाला, हे वेगळा सेल झाला. ह्याच्यामध्ये कंटेंट पण सेपरेट झालं, ह्याच्यामध्ये आणि फायनली 2 सेल तयार झाले. तर आपल्याला काय पाहायचं होतं, एका सेलपासून 2 सेल कसे होते तयार हे पाहायचं होतं. हे आपलं इथं संपलं आहे. तर आपण पहिल्यापासून रिवाइज करू. पहिल्यांदा इंटरफेस शिकली. इंटरफेसमध्ये काय झालं, G1S, G2M. G1मध्ये G1 म्हणजेच काय, फर्स्ट ग्रोथ फेज, प्री सिंथेटिक, पोस्ट मायटोटिक फेज. G1मध्ये सेलची ग्रोथ होते, सायटोप्लाझम वाढतात, न्यूक्लियोटाइड्स वाढतात,
मॅक्झिमा ऑर्गेनेल्स डुप्लिकेट होतात. नंतर देन यसमध्ये काय होतं, यस फेज म्हणजे सिंथेटिक फेज, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है. और फिर G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज यानी कि पोस्ट सिंथेटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, डुप्लीकेशन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स भी रहता है. तो फिर इसके आगे हमने देखा माइटोसिस. माइटोसिस मीन्स थ्रेड, ऑसिस मीन्स थ्रेड. माइटोसिस में 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. देन प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम का कंडेन्सेशन स्टार्ट हुआ. क्रोमोझोम्स कम्प्लिटली कंडेन्सेस झाले नाहीत, फक्त स्टार्ट झालेत, कंडेन्सेशन व्हायला स्टार्ट झालेत. सेंट्रिओल्स अँड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसॅपियर स्टार्ट झाले, डिसॅपियर होण्यासाठी. आणि मेटाफेजमध्ये कम्प्लिटली डिसॅपियर झालं. मेटाफेजमध्ये न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन कम्प्लिटली डिसॅपियर झालं, फक्त क्रोमोझोम्स एका इक्वेटोरियल प्लेनला येऊन थांबले. आणि हे स्पिंडल फायबर्स अरेंज झाले. स्पिंडल फायबर्स अटॅच टू द कायनेटोकोर अँड इक्विटोरियल प्लेनला स्पिंडल क्रोमोझोम्स येऊन थांबले. नंतर इथून स्पिंडल फायबर्स अरेंज झाले. हे झाली प्रोफेज. मेटाफेज, अनाफेजमध्ये स्प्लिटिंग झाली क्रोमोझोम्सची, वर गेले खाली गेले. आणि इथं हे सेंट्रिओल आहे, सेंट्रिओलपासून अरेंज झाले हे स्पिंडल फायबर्स अँड स्प्लिटिंग झाली क्रोमोझोमची. नंतर ह्याच्यामध्ये 2 सेपरेट सेल तयार झाले टीलोफेजमध्ये, आणि सेपरेटली सगळं जेनेटिक मटेरियल पण डिवाईड झालं. देन लास्टच्या फेजमध्ये आपली सायटोकायनेसिस ही झाली. कॅरिओकायनेसिस पहिली. सायटोकायनेसिसमध्ये काय होतं, एक सेल होता, सेलमध्ये इथं मायक्रोफिलामेंट्स म्हणजेच सायटोस्केलेटन होते. सायटोस्केलेटननी ह्याला मधा तोडलं ह्या सेलच्या मेम्ब्रेनला. नंतर याचं इथं क्लिवेज तयार झाली, फरो तयार झाला. देन 2 सेपरेटली सेलचं डिव्हिजन झालं. सेलचं एका सेलपासून दोन सेल करण्यासाठी आपण ही एवढी प्रोसेस पाहिली. तर आपला टॉपिक एंड झालेला आहे.